गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विपणन। विपणन का मतलब होता है कि जब कोई भी कंपनी अपनी किसी भी चीज़ को निर्मित कर लेती है, यानी अपनी चीज़ को बना लेती है, तो उसके बाद उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं वो करनी होती हैं, वो विपणन क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अपन ने 11th में पढ़ा था व्यापार की सहायक क्रियाएं, यानी कंपनी ने किसी चीज़ को बना लिया और बनाने के बाद उसको किस तरीके से मार्केट तक सप्लाई करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे बीमा है, बैंकिंग है, परिवहन है, आपके विज्ञापन है, ये सारी चीज़ें यूज में आती हैं, तो ये कहलाते हैं विपणन कार्य। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि विपणन है क्या। तो विपणन का अर्थ इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन से, यानी हमने इससे पहले जो है वो परिभाषाएं एक्सप्लेन करेंगे, तो परिभाषाएं जो भी दी हुई हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो परिभाषाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की वह शाखा है, यानी विपणन प्रबंध का मतलब है विपणन से संबंधित मैनेजमेंट करना, कि हम किस प्रकार से कंपनी की चीजों को मार्केट में लॉन्च करेंगे या मार्केट में भेजेंगे। ये क्रिया जो होती है ये विपणन प्रबंध कहलाती है। तो विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की, यानी पूरे की पूरा कंपनी में जो मैनेजमेंट हो रहा है उस मैनेजमेंट की वह शाखा है, केवल एक ब्रांच है विपणन प्रबंध, यानी पूरी कंपनी के मैनेजमेंट की या पूरी कंपनी के प्रबंध की एक शाखा है विपणन प्रबंध की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकता का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें क्या देखा जा रहा है कि ग्राहक जो है उसकी आवश्यकता क्या है तथा उसकी संतुष्टि के लिए वो किस प्रकार से संतुष्ट हो सकता है, क्या मतलब उसको काम किया जाए कंपनी के द्वारा जिससे कि वो संतुष्ट रहे। प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण करना, यानी जो विपणन कार्यक्रम है वो इतने बढ़िया होने चाहिए कि उसकी जो विश्लेषण किया जाता है कि किस प्रकार जो है विपणन व्यवस्था की जाएगी, फिर उसका नियोजन किया जाता है, यानी योजना बनाई जाती है, फिर उसका क्रियान्वयन किया जाता है, जो योजना बनाई जाती है उसको लागू किया जाता है और एवं नियंत्रण किया जाता है और कंट्रोल में सारे जो है वर्क किए जाते हैं। विपणन प्रबंध में विपणन विचार, यानी हम किस तरीके से मार्केट में अपने जो वस्तुएं हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद क्रियाओं तथा प्रयासों का वास्तविक रूप में क्रियान्वयन है, यानी हम या कंपनी अपनी चीज को बनाने के बाद किस तरीके से मार्केट में उसको सप्लाई करेगी, उन सभी चीजों का जो प्रबंध है वो इस जो है विपणन प्रबंध के आधार पर किया जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि विपणन प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं, यानी विपणन प्रबंध जो कार्य है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो विपणन प्रबंध के जो कार्य हैं वो जितने भी कार्य हमने यहाँ लिखे हैं वो सारे कार्य स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे हम कहें बाजार विश्लेषण का कार्य, सबसे पहले जो कार्य होगा वो बाजार की रिसर्च करना होगा, यानी बाजार के बारे में जानकारी एकत्रित करना होगा कि कौन से बाजार में किस प्रकार के ग्राहक किस प्रकार की चीजों को खरीदना पसंद करते हैं, ये कहलाता है बाजार विश्लेषण का कार्य। इसलिए जो भी कार्य दिए हुए हैं वो कार्य स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, इनमें कोई भी बिंदु ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इसलिए जब बाजार विश्लेषण का कार्य हो जाएगा, यानी कंपनी ये अनुमान लगा लेगी कि कौन से बाजार में किस प्रकार की किस क्वालिटी की चीजों को सप्लाई करना है, तो ये जो चीज होती है ये बाजार विश्लेषण कहलाता है। इसके बाद जब कंपनी बाजार का विश्लेषण कर लेगी तो उसे ये पता चल जाएगा कि कौन सी प्रकार की जो चीजें हैं वो कौन से मार्केट तक पहुंचानी है। उसके बाद होता है विपणन नियोजन। विपणन नियोजन का मतलब है कि जब कंपनी को ये पता चल गया कि कौन से बाजार में किस क्वालिटी की चीज पहुंचानी है, तो वो उस क्वालिटी की चीजों को विपणन करने के लिए उससे संबंधित योजना बना रही है कि जिस मार्केट में जिस तरह की चीजें पहुंचानी है उसको किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, यानी नियोजन करना, यानी योजना बनाना। इसके बाद जब विपणन नियोजन का कार्य हो जाएगा कि कौन कौन से मार्केट में कैसे कैसे चीजें पहुंचानी है, तो फिर होगा विपणन संचार का कार्य कि अब जो मार्केट जिसमें जो चीज सप्लाई करनी है पहुंचानी है उसको किस प्रकार से पहुंचाया जाएगा, यानी संचार उसका किस प्रकार से किया जाएगा, मार्केट में चीजें किस तरीके से पहुंचेंगी। जब बाजार संचार का कार्य यानी विपणन संचार का कार्य हो जाएगा, उसके बाद होगा उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। उत्पाद का मतलब है वस्तु, उसका रूपांकन का मतलब होता है कि उसको किस आकार में बनाया जाए। जैसे हम ये कहते हैं कि साबुन बहुत सारे मार्केट में है, हर साबुन की अपनी अपनी एक शेप होती है,
एक रूप होता है। तो जब कंपनी अपनी किसी भी वस्तु को बनाने के लिए सोचती है तो उसका वो रूपांकन करती है, यानी वो किस शक्ल में या किस सूरत में उसको बनाया जाएगा, और फिर उसका विकास का मतलब है उसको और बेटर से बेटर करने की भी सोचती है। इसके बाद बाजार वर्गीकरण। अब हम इसमें ये देखते हैं कि सभी बाजार जो है वो एक जैसे उपभोक्ताओं के नहीं होते। इसके लिए हम अगर उदाहरण देखें कि अगर हम सांगानेर का मार्केट कंपैरिजन करें, अगर हम वैशाली का मार्केट कंपैरिजन करें, सांगानेर का जो मार्केट है वो एक ग्रामीण एरिया का मार्केट है, यानी वहां पर जो चीजें होती हैं वो गांव वालों के आधार पर होती हैं। लेकिन अगर वैशाली मार्केट देखें तो वैशाली मार्केट जो है वो एक अच्छे स्टैंडर्ड वाले लोगों का यानी हाई फाई मार्केट है। तो दोनों जगह जो कंपनी अपनी चीजों को पहुंचाएगी वो वहां की क्वालिटी के आधार पर पहुंचाएगी कि सांगानेर में कौन सी क्वालिटी सप्लाई करनी है और जो वैशाली वहां पर कौन सी क्वालिटी सप्लाई करनी है। तो ये जो काम होता है ये कहलाता है बाजार वर्गीकरण, यानी कौन से बाजारों में किस क्वालिटी की चीजों को सप्लाई किया जाएगा। इसके बाद है प्रमापीकरण और श्रेणीकरण। अब इन दोनों का अब अर्थ समझेंगे। प्रमापीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वालिटी डिसाइड करना, कि हमारी जो कंपनी है वो जो भी चीज बना रही है उसकी क्वालिटी क्या होगी, यानी उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। तो वो हम स्टैंडर्ड एक बार डिसाइड कर देंगे तो हमेशा ही उसी क्वालिटी की चीजें बननी चाहिए, ये तो कहलाता है प्रमापीकरण। उसके बाद होता है श्रेणीकरण। तो जैसे आप मान लीजिए कि साबुन का ही मान लें कि लक्स जो है वो आपके साबुन की कंपनी है तो वो लक्स बना रही है, तो वो लक्स जो है वो एक ही वैरायटी का नहीं बना रही है, वो लक्स अलग अलग वैरायटी का बना रही है, यानी अलग अलग टाइप के लक्स बना रही है। तो ये कहलाता है श्रेणीकरण। प्रमापीकरण का मतलब तो ये है कि लक्स जो बना रहा है वो बहुत क्वालिटी की चीज बना रहा है, उसकी क्वालिटी हमेशा ही लक्स का साबुन जो है जब भी हम बार बार मार्केट से खरीदने जाएंगे इसकी क्वालिटी हमेशा एक जैसी होगी। लेकिन श्रेणीकरण का मतलब है कि वो लक्स केवल एक टाइप का नहीं बना रहा है, वो लक्स अलग अलग टाइप का बना रहा है, यानी अलग अलग क्वालिटी का बना रहा है, जिससे कि हर मार्केट में जिस टाइप की क्वालिटी सप्लाई करनी है उसको कर सकें। इसके बाद होता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जब चीजें श्रेणीकरण और प्रमापीकरण हो जाता है कि अब हम इस टाइप की चीजें और इतनी कैटेगरी की चीजें बनाएंगे, तो फिर उनके बारे में ये सोचा जाता है कि उनकी पैकिंग कैसी होगी, पैकिंग किस तरीके से बनाई जाएगी, पैकिंग आकर्षक होगी या सिंपल होगी, पैकिंग में आप केवल रैपर का यूज करेंगे या अंदर डिब्बे का भी यूज करेंगे, ये पैकिंग में डिसाइड किया जाता है। फिर उसके बाद है लेबलिंग। आपने देखा होगा कि हर चीज के पैकेट के ऊपर जो चीजें होती हैं वो प्रिंट होती हैं, यानी छापी जाती हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी चीज के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन होना कंपलसरी है। जैसे हम ये कहें दवाइयाँ, तो दवाइयों की पैकिंग पर, हर दवाई की पैकिंग पर मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, उसमें क्या क्या मिला करके बनाया गया है और वो किस चीज के किस उसके लिए काम आ रही है। तो ये कहलाता है लेबलिंग, यानी किसी भी वस्तु की जब पैकिंग हो जाती है तो उसके ऊपर लेबल के ऊपर जो है वो क्या क्या लिखना अनिवार्य है वो डिसाइड किया जाता है। फिर होता है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग का मतलब है कि आप अपने जो वस्तु है उसको किस नाम से बाजार में बेच रहे हो, यानी उसका ब्रांड नाम क्या होगा। जैसे हम कहें कि लक्स का जो है ब्रांड जो है वो लक्स है, लक्स साबुन का जो ब्रांड नेम है वो लक्स है, तो ये कहलाती है ब्रांडिंग, यानी कंपनी जो भी चीज बना रही है उसको वो किस नाम से मार्केट में भेजेगी। इसके बाद है ग्राहक समर्थन सेवाएं। ग्राहक समर्थन सेवाओं का मतलब ये होता है कि जैसे हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बाजार में बेची जाती हैं, उनमें कई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं जो ग्राहक उसको यूज करना नहीं जानता। तो जो कंपनियां होती हैं वो क्या देती हैं कि आप अगर उस चीज को खरीदते हो तो कोई ना कोई आपके टेक्नीशियन जो है वो घर पे आपको सिखाने आएगा कि इस चीज को कैसे चलाया जाए। ये सेवाएं जो होती हैं ये ग्राहक समर्थन सेवाएं कहलाती हैं। उसके बाद उत्पाद का मूल्य निर्धारण। अब जब हमने ये सारे काम कर लिए उसके बाद जो है कंपनी ये देखती है कि अब वस्तु के ऊपर जो प्राइस लिखी जाए यानी जो मूल्य लिखा जाए वो क्या होना चाहिए, यानी प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाए। इसके बाद जब उसके ऊपर सारी क्रिया हो गई, उसको रूप भी बना दिया, उसका प्रमापीकरण भी कर दिया, उसकी पैकेजिंग लेबलिंग भी कर दी, उसके ऊपर ब्रांडिंग का नाम भी लिख दिया, उसके उत्पाद का मूल्य भी लिख दिया, अब क्या करेंगे उसको बेचने के लिए तैयार है वो। विक्रय किस प्रकार से किया जाए, यानी विक्रय करते समय किन किन लोगों को हम शामिल करें। जैसे हम ये कहें कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो कंपनियां खुद नहीं बेचती, बल्कि जैसे आटा है, दाल है, चावल है, ये कंपनियां खुद नहीं बेचती, ये
थोक व्यापारियों और फुटकर व्यापारियों के माध्यम से मार्केट में सप्लाई करती हैं। तो विक्रय किस प्रकार से किया जाएगा ये कंपनी डिसाइड करती है। फिर उस विक्रय के लिए कौन कौन से परिवहन के साधन यूज किए जाएंगे कंपनी ये डिसाइड करती है। जब परिवहन के साधनों का जो है सोच लिया जाता है कि कौन कौन से परिवहन के साधनों के माध्यम से चीजों को बाजार में पहुंचाया जाएगा, तो संग्रहण का भी जो है वो इंतजाम किया जाता है। जैसे हम ये देखते हैं कि जो खेती के उत्पाद हैं उसमें गेहूं है, चावल है, आपके चना है, जौ है, ये सारी फसलें ऐसी हैं जो साल में केवल एक बार उत्पादन होता है, लेकिन पूरे साल इन चीजों की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए जो ऐसी चीजें हैं जिनका उत्पादन केवल साल में एक ही बार होता है और पूरे साल उनकी सप्लाई करनी होती है, तो उनके लिए संग्रहण केंद्र यानी बड़े बड़े जो भंडार गृह होते हैं उनको भी बनाया जाता है। कहाँ कौन सी चीजों को किस तरीके से भंडार करके रखा जाएगा, तो ये संग्रहण जो है वो भंडार केंद्र होते हैं कि किस तरीके से उनको भंडार करेंगे। इसके बाद है वित्त व्यवस्था। अब वित्त व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो चीजें भंडार गृह में रखी जा रही हैं या जो ला करके पैकिंग करके आपके भंडार गृह में आ गई, उनको जब सप्लाई करनी होगी, धीरे धीरे उनको मार्केट तक पहुंचाना होगा, तो जो थोक व्यापारी है उनको समय समय पर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो पैसे जो है वो किस तरीके से अरेंज करेंगे, कहाँ से लेंगे, वो कहलाती है वित्त व्यवस्था। उसके बाद है जोखिम उठाना। अब लास्ट जो जोखिम उठाने का मतलब ये है कि जैसे हमने देखा कि कंपनी ने साल में एक बार चीजें उत्पादित की और उनको भंडार गृह में भर के रख लिया, तो जब थोक व्यापारी ने कंपनी से चीजें खरीदी तो चीज थी महंगी, लेकिन मार्केट में आने के बाद जब उनको भंडार गृह में रख लिया तो थोड़े दिनों बाद चीज जो है सस्ती हो गई, तो मार्केट में वो चीज सस्ती बिकेगी। तो व्यापारी ने खरीदी तो महंगी थी लेकिन उसको बेचनी सस्ती पड़ रही है। तो ये जो रिस्क है ये भी जो है वो विपणन का एक आपके अंग होता है। जो व्यापारी होते हैं उनको कभी कभी जोखिम भी उठाना पड़ता है। ये हमारे जो कार्य थे ये विपणन प्रबंध के कार्य थे, और ये कार्य जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। कोई भी पॉइंट जैसे हम कहें कि 14वां पॉइंट जो है फर्स्ट नंबर पर रख दिया जाए और फर्स्ट नंबर का पॉइंट 14वें पॉइंट पर ले जाया जाए, तो इस प्रकार से अगर हम पॉइंटों को इधर उधर हेरफेर करेंगे तो ये जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें जो कार्य है वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया।